हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 12th भौतिकी। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इंग्लिश मीडियम में खूब वीडियो आ रहा है, हिंदी मीडियम वालों से क्या नफरत है। बिल्कुल कोई नफरत नहीं है। इनफैक्ट हिंदी मीडियम वालों से को तो सपोर्ट करने का बहुत ज़रूरत है ना। तो इसीलिए आपके सपोर्ट के लिए 12th भौतिकी मतलब भौतिकी शास्त्र का 12th का पूरा कंटेंट, एक एक चैप्टर, एक एक थ्योरी, एक एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा, इनफैक्ट वही आएगा लेकर के हम लोग ये पूरा प्लेलिस्ट लेकर के आएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिलेगा, सारा क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो देख करके नोट्स बना लिया तो कहीं कोई कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये मच मोर देन सफिशिएंट, मतलब जितनी आपको जरूरत है उस जरूरत से भी ज़्यादा ही आपको बढ़िया एकदम विशुद्ध कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, नोट्स बनाना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना है। ये ज़्यादा ज़रूरी काम है। और उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कोई मतलब कि सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप ये वीडियो डाल दीजिए या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कुछ इस तरह का जो भी आपको हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, इस 12th भौतिकी शास्त्र से रिलेटेड, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मेहनत के साथ हम लोग ये 12th भौतिकी का पहला चैप्टर शूट करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी में देखिएगा तो इस स्थिर वैद्युतिकी को 2 चैप्टर में समेट दिया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। और चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 में भी आधा हिस्सा संधारित्र का है, कैपेसिटर का है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी 1.5 चैप्टर में, 1.5 अध्याय में ये पूरा जो अध्याय है आपका स्थिर वैद्युतिकी ये समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करना है। तो इसके लिए हम इसको 4 हिस्सा में बांटेंगे, जिसमें पहला अध्याय तो यही है, विद्युत आवेश एवं कूलॉम का नियम। और दूसरा अध्याय होगा बाबू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं गॉस का प्रमेय। और जो तीसरा होगा बाबू, ये पढ़ेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव, जिसको ही इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो चौथा चैप्टर होगा, चौथा यूनिट इस पूरे का, वो होगा विद्युत विभव। एकदम पेन और कॉपी लेके बैठना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सारा टेंशन आप इस 12th भौतिकी शास्त्र का आप हम पे छोड़िए, बस आप नोट्स बनाइए और देख लीजिएगा। आप इसी पढ़ाई से बिना ऑनलाइन बिना ऑफलाइन कोई क्लास किए आप टॉप कर सकते हैं। 70 में तो कम से कम आएगा, तो 65 से 68 तो मिनिमम आएगा। इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। क्लियर है? चलो, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युत आवेश। पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट आपको हम लिखवाएंगे। देखो, विद्युत आवेश क्या होता है? हर एक पदार्थ का अपना एक गुण है, मतलब सभी पदार्थ में आवेश की मात्रा होती ही है, जिसके कारण ये जो आवेश का गुण है किसी भी पदार्थ में, उसी के कारण कोई भी पदार्थ जो है वो खुद में विद्युत, है ना, विद्युतीय प्रभाव को महसूस करता है। विद्युतीय प्रभाव या तो आकर्षण का बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण का बल महसूस करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो महसूस करेगा। ठीक है, और ये जो आवेश है
वो किसी भी पदार्थ में इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। इनबिल्ट एक वर्ड हम इंग्लिश बता रहे हैं, फिर हिंदी बताएंगे आपको। इनबिल्ट मतलब उसमें पहले से ही संलयित रहता है, वो मतलब पहले से ही समाहित है। यह आवेश ऐसा गुण है किसी पदार्थ का, मतलब यह हुआ कि उसमें पहले से, जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो बहुत सारा एप्लीकेशन उसमें पहले से इनबिल्ट होता है, जिसको आप हटा नहीं सकते, या जिसको आप डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से या अदर किसी ऐप डाउनलोडिंग स्टोर से आपने डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उसमें पहले से मौजूद है। जैसे गूगल, यूट्यूब, ये सब पहले से उसमें रहता है। उसी तरह आवेश जो है वो हर पदार्थ में पहले से होता है, और उसी के कारण वो पदार्थ विद्युतीय प्रभाव को महसूस करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल समझो, मान लो कोई बच्चा है, वो जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद ऑटोमेटिकली उसके बाल लंबे होंगे ही, धीरे धीरे वो चलना सीखेगा, चीज़ों को समझना सीखेगा, उसको भूख लगेगी ही, उसके नाखून बड़े होंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जन्म लिया उसके बाद कोई उसको बोलेगा कि बाबू तुम सांस लो, तो सांस लेना स्टार्ट करेगा। बाबू तुमको भूख लगना चाहिए, अब तुम भूख लगाओ अपने अंदर, तो उसको भूख लगना शुरू होगा, वो भूख लगाना शुरू करेगा। ऐसा नहीं होता है। ये सब इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले ने पहले से उस बच्चे में भर के भेजा है। उसी तरह आवेश होता है जो हर पदार्थ में पहले से ही मौजूद होता है, जिसके कारण उस पर विद्युतीय प्रभाव महसूस होता है। एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आपको नोट्स बनाते जाना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाबू। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है इसका परिभाषा लिखते हैं। चलिए अब समझो कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, चार्ज मतलब आवेश। क्लियर है? अब यहां समझिए, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ स्वयं पर विद्युतीय प्रभाव, यह है जरूरी वर्ड, विद्युतीय प्रभाव को महसूस करता है। हमें बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ाना है और बहुत डिटेल पढ़ाना है, इसलिए हम लोग पहले से बोर्ड पर कुछ कंटेंट लिख कर रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी आप लिख सकें। जैसे कंटेंट आया फट से स्क्रीनशॉट ले लो, तर लिख लो, उसके बाद सिर्फ समझो। ये सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ाई का, इससे आपका इंटरनेट भी थोड़ा बचेगा। मान लो लिमिट तो 1 GB 2 GB का ही रहता है आपके फ़ोन में, ठीक है ना, या अगर आप वाईफाई लगाए होंगे तो बढ़िया बात है। समझ रहे बात को? ठीक है। अब यहां समझो, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी पदार्थ स्वयं पर एक विद्युतीय प्रभाव को महसूस करेगा। दूसरी बात, आवेश किसी भी पदार्थ में पहले से ही उपलब्ध होता है। ये जो हमने आपसे कहा कि आवेश ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं रहेगा, पहले से रहेगा। क्यों रहेगा ये सवाल है। तो आवेश किस में है? पदार्थ में। पदार्थ किससे बना? परमाणुओं से मिलकर बना। और परमाणु की संरचना ये कहती है कि परमाणु के केंद्र पर जो होता है उसको बोलते हैं नाभिक, और उस नाभिक के चारों तरफ वर्गाकार कक्ष में जो घूम रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। आवेश पदार्थ में, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना, और परमाणु में जो केंद्र में होता है उसको बोला जाता है बाबू नाभिक। और नाभिक में प्रोटॉन जो कि धन आवेशित होता है, धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जो कि न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है, चार्जलेस, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है ना, ये मौजूद होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ वर्गाकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित, तो इलेक्ट्रॉन को बाबू E से दिखाएंगे, न्यूट्रॉन को N से दिखाएंगे, और प्रोटॉन को P से दिखाएंगे। ये देखो, ये परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ ये जो वर्गाकार कक्ष है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बाबू -1.6
गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब माइनस ऋण आवेश, ऋण 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब को C से दिखाते हैं। कूलम्ब क्या है? आवेश का मात्रक है कूलम्ब। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान होता है बाबू 9.1 गुने 10 के पावर -31, 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम केजी, मतलब ना के बराबर, लगभग जीरो। आप सोचिए ना, 9.1 में आप भागा दे दीजिए 10 के पावर 31 से, तो इतना बड़ा नंबर से 9.1 में भागा दोगे तो कुछ बचेगा थोड़े, ये लगभग जीरो हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 ज़्यादा कम होता है। अब समझो नेक्स्ट, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन होता है बाबू, प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का जो आवेश है वो होता है आपको +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, मतलब इलेक्ट्रॉन के ही आवेश के बराबर है। बस इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है तो ये धन आवेशित है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुने 10 के पावर -27 केजी। और अगर इसको ग्राम में लिखना हो तो 1.672 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान का वैल्यू हुआ। अब इसमें मान लीजिए हमको बात कर दे न्यूट्रॉन का भी, तो न्यूट्रॉन भी देख लेते हैं जरा हम लोग। ये सब हमें एक एक डाटा हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। चलिए अब यहाँ समझो बाबू, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 0, मतलब कोई आवेश नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.675 गुने 10 के पावर -27 केजी, या फिर 1.675 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। अब हमें तुलना करना है, हमें तुलना करने के लिए बोल दिया गया। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं अब, तो हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन, ठीक है ना, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान, सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान का अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप 1.675 गुने 10 के पावर -27, और यहाँ लिखेंगे आप 1.672 गुने 10 के पावर -27। ये तो कट गया। अब यहाँ तुम ध्यान से देखो तो दशमलव के बाद तीसरा अंक पे जाके थोड़ा सा फर्क है, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 है। तो कैलकुलेशन करने पर लगभग 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 आ जाता है 1.008, मोटा मोटी, मतलब mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, बट्टा mp मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, इक्वल टू 1.008। इन दोनों का अनुपात इतना के बराबर, तो लगभग लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में मोटा मोटी बराबर है। बात क्लियर? चलो अब दूसरा तुलना। तो दूसरा तुलना करना है किसका? तो आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और
प्रोटॉन का द्रव्यमान, जब इतना करेंगे मतलब 9.1 गुने 10 के पावर -31 बट्टा 1.672 गुने 10 के पावर -27, तो लगभग आ जाता है बाबू 1837। मतलब ये हुआ कि जो नहीं सॉरी 1 मिनट सॉरी 1/1837 बाबू, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट्टा मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1/1837। मतलब प्रोटॉन का मास 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के मास का। मतलब प्रोटॉन बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन के तुलना में, और यही कारण है कि प्रोटॉन नाभिक में होता है, परमाणु के केंद्र में होता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी परमाणु का सबसे ज्यादा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर केंद्रित होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, सुनिए, परमाणु का सबसे ज्यादा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर केंद्रित होता है, और उस केंद्र को बोलते हैं नाभिक, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, जबकि प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना है लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के तुलना में। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 1 kg का होता तो प्रोटॉन 1837 kg का होता, जो कि बहुत ही ज़्यादा है 1 kg के तुलना में। समझ गए बात? चलिए इतना को नोट करिए, आगे देखते हैं। चलो अब यहां देखो, आवेश का कुछ मुख्य बिंदु पर बात करें, जो आपको अगर एग्जाम में पूछता है। जैसे क्वेश्चन आया बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक बार क्वेश्चन आया कि आवेश को जो है वो आवेश की व्याख्या करें, आवेश को परिभाषित करें, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स। तो बोला कि आवेश के मुख्य बिंदु, तो आवेश जो है वो एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा उषा नहीं होता है, जो होता है बस खाली परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, आवेश का जो SI मात्रक है इसको बोलते हैं कूलॉम। एजी कूलम, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे एजी कूलम, तो उन्हीं के नाम पर है ये कूलॉम, उन्हीं के आदर में आवेश का मात्रक कूलॉम रख दिया गया। कूलॉम को C से सूचित करेंगे। क्वेश्चन जब भी करिएगा, आंकिक प्रश्न जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा उसमें बार बार MC, म्यूसी, NC, MC, म्यूसी, म्यूसी, NC। M का मतलब मिली कूलॉम, तो मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। म्यू मतलब माइक्रो, मतलब 10 के पावर -6। N मतलब नैनो, नैनो का मतलब 10 के पावर -9। ऐसे रहेगा, बोल देगा क्वेश्चन में 5 माइक्रो कूलम, तो 5 गुने 10 के पावर -6 कूलम, ये जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा देखेंगे। और 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का क्या मतलब? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड कम से कम तो नहीं भी 7-8 बार पूछा, जिसमें एक बार तुमको तो हम बता दे रहे हैं बिहार बोर्ड 2011 में आया। बात समझ में आया? इस तरह से पूछा जाता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, ये भी बहुत बार आया, बहुत बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। ठीक है। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश को बोलेंगे इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। आवेश को किससे सूचित करते हैं? या तो बड़ा वाला Q से या छोटा वाला Q से। तो धन आवेश में क्या लिखोगे? या तो बड़ा वाला +Q या छोटा वाला +Q। ऋण आवेश में क्या लिखोगे? या तो बड़ा वाला -Q या छोटा वाला -Q। अब समझो, आपसे ये बोला कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में से क्या हुआ, तो उस पदार्थ से जो आवेश है वो उत्सर्जित हो गया, आवेश का उत्सर्जन हो गया, निष्कासन हो गया, या उसमें से आवेश निकल गया, या उस पदार्थ ने आवेश को त्याग दिया, कोई 2-4 आवेश को त्याग दिया, तो इससे क्या होगा? तो बोलते हैं कि इससे उस पदार्थ का द्रव्यमान, इस क्रिया से उस पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो उस द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। मतलब ये हुआ, जैसे समझो, जैसे आप ये समझिए कि ये कोई झोला था,
है ना, ये कोई झोला था, ठीक है, ये कोई झोला है इस तरह से। इस झोला में बहुत सारा तुम सब्जी वब्जी लेकर के आए और इस झोला सहित सब्जी का वजन था 10 केजी, एकदम नेट 10 केजी था। मान लीजिए कि इसमें से एगो छोटा सा मिर्ची गिर जाए, चिली, एगो छोटा सा मिर्ची इसमें से गिर जाए, तो क्या 10 केजी पर कोई फर्क महसूस होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन अगर उस मिर्ची के वजन को, उस मिर्ची के द्रव्यमान को हम कंसीडर करें, हम उसको मानवे करेंगे, तो मिर्ची एक मिर्ची का मान लेते हैं कि वजन होगा, द्रव्यमान होगा 0.01 ग्राम या केजी, कुछ भी मानो, बहुत कम, या ऐसा तुम बोल दो 1 मिलीग्राम, बहुत कम वजन था। तो इससे 10 केजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कंसीडर करें तो कुछ तो है, कुछ नहीं है, लेकिन कंसीडर करो तो कुछ तो है। बात समझ आया? तो इसका मतलब यह हो जाता है कि जब किसी पदार्थ से, उसके द्रव्यमान से कोई पदार्थ अगर अपने से आवेश को उत्सर्जित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, मतलब इतना चार्ज निकल गया, और मास की बात करें तो 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी। जब ये इलेक्ट्रॉन इस द्रव्यमान से निकला तो इतना आवेश और खुद का, इलेक्ट्रॉन का खुद का इतना द्रव्यमान लेके चला गया। इस झोला से मिर्ची जब गिरा तो अपना द्रव्यमान तो लेकर के ही न गया। भले इसके मास पर कोई विशेष फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा अगर 10-20 हजार करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब तो फर्क समझ में आएगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर उस पदार्थ, किसी पदार्थ से आवेश का त्याग हो जाए तो उसका द्रव्यमान में कमी आ जाती है, मास डिक्रीज कर जाता है, तीर नीचे के तरफ, मतलब कमी आ गया। और अगर यही मान लो कोई चलते चलते तुम्हारे झोला में कहीं से एगो मिर्ची डाल देता, ये तो 1 मिलीग्राम तो ऐड कर दिया ना, तो कुछ तो जोड़ा, उससे तुम्हारे इस झोला का वजन, उस झोला का द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर मान लो ऐसा एगो मिर्ची नहीं 10-20 हजार मिर्ची इसमें डाल दें, तब तो वजन साफ साफ दिखाई देगा। तो वही हालत है, अगर किसी पदार्थ से उसका आवेश उत्सर्जित हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसके द्रव्यमान में कमी आया, और अगर किसी पदार्थ से उसमें आवेश, उसमें जो है कोई आवेश आ जाता है, जुड़ जाता है, तो द्रव्यमान में बढ़ोतरी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉने क्यों इलेक्ट्रॉन को ही निकाले, क्यों इलेक्ट्रॉन को ही घुसाए? वो इसलिए क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, उसको वहां से निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, और ज्यादा ऊर्जा सप्लाई कर दिया, कहीं नाभिकीय समीकरण शुरू हो गया, विखंडन या संलयन शुरू हो गया तो आफत हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कराना इजी होता है, तो उसी को कराते रहते हैं। क्लियर? ये हुआ आवेश का मुख्य बिंदु। अब हम लोग समझते हैं आवेश का गुण। आवेश का क्या क्या गुण होता है? तो आवेश के गुण निम्नलिखित हैं। आवेश के गुण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, आवेश का क्वांटमीकरण, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा, आवेश का संरक्षण। संरक्षण मतलब
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का ये सब गुण है, 3 गुण होता है। एक होता है आवेश का आपको क्या, क्वांटमीकरण। एक होता है आवेश का संरक्षण, समझ गए ना। एक होता है आपको आवेश का क्वांटमीकरण, दूसरा हो जाएगा आवेश का संरक्षण, ठीक है। और आवेश जो है वो चूंकि अदिश राशि है तो आप उसको सीधा सीधी जोड़ सकते हैं। मतलब आवेश का योगात्मक गुण, योगात्मक गुण का मतलब होता है बाबू एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर है बात समझ आया। और अब हम लोग नोट में कुछ पॉइंट लिखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है आवेश का गुण, इसमें 3 गुण हमें पढ़ना है। पहला आवेश का क्वांटमीकरण, दूसरा पढ़ना है आवेश का संरक्षण। संरक्षण का देखो मतलब ही होता है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो चीज हमारे पास पहले था वो बाद में भी रहे, रूप बदल जाए वो अलग बात है, रूप बदल जाए वो अलग बात है। अब यहां समझना, नोट में पहला बिंदु, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। मतलब सजातीय आवेश जो होंगे, सेम आवेश जो होगा उसके बीच में प्रतिकर्षण बल, कहने का मतलब हो जाता है कि रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। जैसे यहां +q और +q, तो ये दोनों को जब नजदीक लाओगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। सजातीय आवेश का इंग्लिश में बोलते हैं बाबू लाइक चार्ज, एक जैसा प्लस या फिर माइनस, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागने की चेष्टा करेगा। दूसरा बिंदु, विजातीय आवेश, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल, आकर्षण का बल लगता है। विजातीय मतलब अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज, जैसे ये +q, ये धन आवेश, ये ऋण आवेश, तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ जाना चाहेगा, एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहेगा। यही तो ह्यूमन टेंडेंसी भी होता है। क्लियर है बात। चलो तो आज के क्लास में बस यहीं तक। अगला जो वीडियो होगा हमारा, जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग इस तीनों गुणों के बारे में व्याख्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आज जो क्लास हुआ उसका नोट्स बना लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। दूसरी बात, और आज के क्लास से कम 2 ऑब्जेक्टिव बार बार आया। पहला आवेश का मात्रक और दूसरा आवेश जो है वो मतलब ये सब प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल कब होता है, ये सब आवेश का मात्रक, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। मिली कूलम, नैनो कूलम भी कभी कभी पूछ देता है। 1 कूलम बराबर कितना ESU, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये भी पूछा था। 3-4 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से कोई एक आधा ऑब्जेक्टिव बार बार आया। ठीक है बाबू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।